अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। अनजान वॉयस फिर से आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया है। मेरा नाम स्वाति है। मैं अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहती थी। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी भी अभी नहीं हुई थी। मैं एक खूबसूरत और सुडौल जिस्म की मालिक थी। जब मकान मालिक किराया मांगने आया तो मैंने उसे घर के अंदर बुला लिया और अपने कपड़े फाड़कर जोर से चिल्लाने लगी। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और सबने मकान मालिक के साथ मेरी शादी करवा दी। सुहागरात वाले दिन जो मेरे साथ हुआ, ये सब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा से गुस्सा करते हैं था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर कोई गलत निगाह नहीं डाली थी। वह किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और आज भी हमारे पास उसे पैसे देने के लिए नहीं थे। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए ये खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई कि आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो मुझे मना करने लगा, लेकिन बाद में मैंने मकान मालिक को जबरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उसे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर तो आ जाए, मैं आपको ठंडा पानी पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर में नहीं है और इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। मकान मालिक तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंककर अपने बालों को खोला और अपने शरीर को नोच डाला और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी जोर से दबाया था तो कंधे पर निशान पड़ गए थे। मैंने ये सब कुछ इतनी चालाकी से इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 32 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। आपके तो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूंगी। मैंने उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को भी सौंप दिया, क्योंकि मुझे लगा था इस तरह पैसों से हमारी जान छूट जाएगी और वो डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ हो जाएगा। मेरी हरकत पर वह इतना ज्यादा डर गया और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वह मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझ नहीं और भागने का मौका भी न मिला। छोटा सा मोहल्ला था, पर यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मैं मकान मालिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। ये सब देखकर मकान मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी, और जब वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या किया है तो वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो वो मुझे इस घर में हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं आपकी किसी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाजा खोला और देखते ही चिल्लाती हुई बाहर निकल गई थी। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से आ गई और वह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब जोर जोर से रोने लगी। अम्मा को पता नहीं था कि मैंने ये ड्रामा किया है। अम्मा भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी अम्मा की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है और अब इस बेचारी को कौन अपना आएगा। ये तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरी किए की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तुझे इस मोहल्ले में कदम भी रखने नहीं देंगे और पुलिस में भी तेरी रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया। शरीफ शादीशुदा इंसान है, इसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर दबाव डाला और फिर वह राजी हो गया। लेकिन मैंने शादी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वैसे बदनाम करवा कर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वो खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने हमारे निकाह का शोर खड़ा कर दिया, जबकि मुझे अच्छी तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि निकाह के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था।
मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था वह भी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसी घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी घर से रुखसत हुई। अब यह मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ रहेगी और यह घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊंगा। मकान मालिक मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले में गाड़ी में बैठे मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरे पास माँ थी और ना ही साथ में मोहल्ले वाले। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। जो भी कुछ मेरे साथ होता वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मेरी तो जान ही निकल रही थी। 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी छोटे से मकान के आगे रुक गई। गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क्या मौत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था। मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था, लेकिन बिना कुछ कहे वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वह खत्म हो चुका था। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर पछता रही थी। यही बात सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी देर ही हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखती ही रह गया। मैंने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया कि वह मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो वो कैसे किसी और लड़की पर नजर डालेगा। जैसे जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि कोई औरत अपने शौहर के साथ अपने औरत को बांट नहीं सकती। और जिस तरह आज उसने ने कहा हुआ था उसके बाद तो मुझे इस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं थी। शायद उसके शौहर ने ये सच्चाई बता दी हो। क्या जानती हो कि मैं किस तरह उसके शौहर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने से बेइज्जत किया है। और वह शायद मुझे इस सब का बदला जरूर मिलेगी। अगर सच में उसे ये सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा कर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो। तुम तो तैयार भी नहीं हुई। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मैं घबरा कर उसके चेहरे की तरफ देखी। उससे बात करने में कोई चुभन नहीं थी और ना ही कोई तनक, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कान थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नजर मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी थी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी। मैं तो उसकी सौतन थी और वह कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वह भी इस तरीके के निकाह पर। लेकिन वह तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही और मुझसे बात ही करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी खुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे ऐसा लगे कि वह मुझसे नफरत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की, बल्कि वह तो बराबर मुस्कुराती चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ ऐसा हौसला दिया था और मैंने डरते डरते से कहा, मुझे सलमान से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझसे जो खता हुई मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती है। सलमान से बहुत डर लगता है, लेकिन गरीब होने की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी।
मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, सलमान बहुत अच्छे आदमी है और तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने जबरदस्ती वह दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझे कहने लगी, दूध पी लो और तुम देखना सलमान तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। बस दूध का गिलास मुझे पिलाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। उसके बाद निकाह का चक्कर और इस घर में आने तक रात हो गई, इसलिए मैंने भी दूध का गिलास पूरा खत्म कर दिया और कमरे में नजर दौड़ने लगी। कुछ देर गुजरा, कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरी सौतन दूल्हा बने कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकतों से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। पता नहीं वह किसकी शादी की शेरवानी पहन कर आई थी जो इस साइज में बहुत बढ़िया लग रही थी। सिर पर भी उसने बहुत बड़ा चेहरा पहना हुआ था जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बातें कर रही थी, अचानक इसको क्या हो गया, क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई और उसने दरवाजे से अंदर से कुंडी लगाए। वो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपनी छोटी सी मखमली डिब्बे खोलकर मेरे सामने रख दी जिसमें खूबसूरत सोने की चैन चमक रही थी। वह मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, मेरी तरफ से तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी, वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। डर कर मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से से कहा कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो, बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मेरा हाथ जबरदस्ती से पकड़ लिया कि तुम मेरी दुल्हन हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं, लेकिन वो लड़की दुबली पतली होने के बावजूद मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उसे छोड़कर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाजा खोलते ही मुझे मकान मालिक सलमान की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगकर रोने लगी। सोचा था कि मैं उसकी सौतन की हरकत पर बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो सलमान ने मुझे नफरत से देखने लगे और फिर जब उसकी नजर कमरे में बिस्तर पर पड़ी, अपनी बीवी पर पड़ी तो वह कमरे में चले गए। अपनी बीवी से पूछने लगे कि तुम ये क्या कर रही हो। सलमान को देखकर सबा कहने लगी, मैं तो दुल्हन बनी थी, जो गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुंह दिखाई भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन यह अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। सलमान ने गहरी नजर मुझ पर डाली और सबा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, चलो सबा अपने कमरे में चलते हैं। फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देखा। सलमान ने एक भी जरा सवाल नहीं किए और न ही घटिया हरकत पर उसे डांटा था और उसे अपने साथ कमरे में लेकर चले गए। मैं कमरे में अकेले बैठकर रह गई। थोड़ी देर बाद सलमान वापस मेरे कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। सलमान कहने लगे, मेरी और सबा की शादी आज से 3 साल पहले हुई थी। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। सबा मेरी फूफी की बेटी थी। शादी में हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 5 महीने बाद ही जरीन प्रेग्नेंट हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश थी। अब माँ बाप बनने वाली थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा खत्म हो गया, जिनसे ये तो बर्दाश्त ना हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से संभाला और समझाया कि औलाद तो खुदा की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी नसीब करेगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे सबा वापस जिंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 7 महीने ही हुए थे, सबा दोबारा प्रेग्नेंट हो गई।
इस बार हम दोनों ने बहुत ज्यादा एहतियात बरती कि मैं सबा को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूं। लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं। तब तक दूसरी बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से खत्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर सबा पूरी तरह टूट गई। बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। उसने जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर बहुत महीनों बाद सबा दोबारा से ठीक हुई तो खुदा ने हमारी झोली में खुशियां फिर से भर दी। इस बार जब जरीन प्रेग्नेंट हुई तो वह सारा दिन खोई हुई बैठी रहती। अपनी जगह से हिलती जुलती भी उसे डर लगता था, कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की ना चलती, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार सबा ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो, लेकिन बच्चा तो 2 हफ्ते से ज्यादा हमारे घर पर ना रह सका और उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ने सबा को इस कदर तोड़ कर रख दिया, जिसकी दिमागी हालत खराब हो गई और वह पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चे की तरह खेलना कूदना शुरू कर दी तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती तो कभी दूल्हे की तरह तैयार हो जाती तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती थी। मेरे पास पैसों की कोई कमी ना थी। मेरे पास अपनी बहुत ज्यादा जमीन और जायदाद थी। लेकिन ऐसा हुआ कि सबा के इलाज में सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी ना बचा। अब इस हालत में मैं सबा को अकेला नहीं छोड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान सबा को देने में लगा दिया और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था सबा के इलाज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए मैं बार बार लोगों के दरवाजे किराया मांगने आता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चिल्लाता रहता, गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सहनी दिमाग का शिकार था। मेरी फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबा अपने आप को संभाल ना सकी और वह दिमागी तौर पर बीमार हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात सबा के इलाज के लिए परेशान रहता। मेरा कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आज सबा के डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर सबा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नजर मिलाने के काबिल भी ना रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैं उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं सबा को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। ये सब कहने के बाद मकान मालिक ने अपनी आंखों में आंसू साफ किए और कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानी में गिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया, पर मेरी जिंदगी को और जहनुम बना दिया। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहती रहती थी, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया कि गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वह जानकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेचारा, वो तो अपनी मजबूरी से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला आदमी और जाहिल समझती रही। आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर कुछ छुपाए होता है। हम इंसान को उनके रवैया से जज करते हैं, जबकि सच तो ये होता है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। सलमान का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठकर अपने गुनाह की माफी मांगने लगी। सलमान ने एक नजर मुझे देखा, फिर मुझे माफ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने सलमान से वादा किया, आज के बाद से सबा का ख्याल मैं रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद सबा के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है और आप अपने काम पर और अपने कारोबार पर पूरा ध्यान दें। शायद इस तरह हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ कर दे। मेरी बात सुनकर सलमान की आंखों में चमक आ गई।
उन्हें मैं जिंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले दिन से मैं सबा की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वह मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल करने लगती तो कभी बिना वजह बैठे ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रहती। वक्त के साथ साथ वह पहले से भी बेहतर होती जा रही थी और इस बात से सलमान भी बहुत खुश है कि जिंदगी धीरे धीरे से सही रास्ते पर आ रही है। सलमान ने मेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मेरा हक दे दिया। अब सबा की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। सलमान ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले की तरह बड़ा हो गया। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। हम तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने थोड़े ऐसी यह बात अच्छी तरह सीख ली। इंसान को कभी भी इंसान को उसके व्यवहार से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अंदर से परखना चाहिए। मैं सलमान के सबसे बेखबर थी। मेरी नजर में वह बहुत गुस्से वाला और बहुत बड़ा आदमी था। लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई और उसका पता चला, जब मुझे उनकी सच्चाई और उनका दुख पता चला, तो मुझे अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वो तो अपने आप पर दुखों का दरिया समाकर बैठे थे। आप लोग भी सबा के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्द ठीक हो जाए और फिर से औलाद की नीयत से उसकी झोली भर जाए, क्योंकि एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है। और फिर सबा तो अपनी जान पर खेल रही है। क्या पता किसकी दुआ से उसके लिए नई जिंदगी और खुशियां मिल जाए। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।